नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट गेम्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी जो हिंदी साहित्य के जो विविध वाला जो सेक्शन है, आज उसकी अंतिम क्लासेस है। कल हमने वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ जो हिंदी विविध वाला जो सेक्शन है उसको कंप्लीट किया था और आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो सेशन है हमारा ये लास्ट रहेगा हिंदी विविध में। तत्पश्चात हम जो नया टॉपिक है उसको कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो सेशन है उसका हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है जो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है। तो निम्नलिखित में से जो कौन है जो ब्रह्म संप्रदाय है उसका प्रवर्तक है। ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन है जो ब्रह्म संप्रदाय है उसका प्रवर्तक है। ऑप्शन से हमारे पास विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश और माधवाचार्य। तो निम्नलिखित में से जो कौन है जो ब्रह्म संप्रदाय है उसका प्रवर्तक है। तो निम्न में से कौन है जो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है। ऑप्शन है विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश और माधवाचार्य। तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रह्म संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो कौन है, वो है माधवाचार्य। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सवे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग पंक्तियां हैं कि जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सब कलह एक राज में, राज कलह को मूल। तो इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन जो चित्तवृत्ति है उसका वर्णन है वो किया। तो इस दोहे के द्वारा है वो किस कवि है, कौन सा कवि है जो अतीतकालीन जो चित्तवृत्ति है उसका वर्णन करता है। ऑप्शन है हमारे पास चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक, अलवल अलवेली अली और नागरी दास। तो बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग दोहा है कि जहाँ कला तहाँ सुख नहीं, जहाँ पर कला है वहाँ पर तहाँ सुख नहीं है, कला है वो सभी दुखों का कारण है, सब कला है एक राज में, राज कला को मूल। तो इस दोहे के द्वारा किस कवि ने है जो अतीतकालीन जो चित्तवृत्ति है उसका वर्णन किया। ऑप्शन है चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक, अलवेली अली और नागरी दास। तो ये जो दोहा है वो है नागरी दास जी का। अगला प्रश्न है, तो ये सभी की सभी PYQ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग कोटेशन है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा है को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी लाकर वो नया मार्ग है उस पर लाकर खड़ा कर दिया। तो एक कोटेशन में किसका है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नंद दुलारी वाजपेयी और शिवदान सिंह चौहान। तो ये जो शिवदान सिंह चौहान है ये हिंदी के पहले जो मार्क्सवादी आलोचक है वो है। नंद दुलारी वाजपेयी हैं वो स्वच्छंदतावादी है, जो स्पष्टवादी आलोचक उसमें शामिल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो परंपरावादी और जो ऐतिहासिक आलोचन वाली परंपरा उसमें। और रामचंद्र शुक्ल वो तेन की जो वेदवादी जो परंपरा है जहाँ पर किसी जो रचना का मूल्यांकन जाति वातावरण क्षण के आधार पर किया है उससे संबंधित है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य पर दोनों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी लाकर नए मार्ग पर खड़ा कर दिया। तो ये जो कोटेशन है वो है रामचंद्र शुक्ल का भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, अछूत की शिकायत जो कविता का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है। तो जो अछूत की जो शिकायत कविता है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो जो अछूत की जो शिकायत जो कविता है इसके जो कवि हैं वो हैं हीरा डोम। तो अछूत की जो शिकायत जो कविता वो किसकी है, तो ये हो हीरा डोम की। और एक कविता छपी थी सरस्वती पत्रिका में। तो जो अछूत की शिकायत है इसके जो कवि हैं वो कौन है, वो है हीरा डोम। और ये जो कविता है वो प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कविता को है वो संपादित का काम किया था। तो अछूत की जो शिकायत है उसके जो कवि हैं वो है हीरा डोम और इस सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इस कविता का जो प्रकाशन वर्ष है वो है वर्ष 1914। तो अछूत की शिकायत है इसके जो कवि हैं वो कौन है, वो है हीरा डोम। इस सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1914 में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 1914 में है वो निराला की जूही की कली आती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास निराला की जूही की कली और हीरा डोम की अछूत की शिकायत, दोनों कविताएं आती हैं। उसमें वो निराला की जो जूही की कली है उसको वो लौटा देते हैं और सरस्वती पत्रिका में छपने से मना कर देते हैं और इसकी वजह वो हीरा डोम की जो अछूत की शिकायत है उसको छापते हैं। अगला प्रश्न है,
सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन की चिंता तब भया कछु पुरबोला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल और कबीरदास। तो सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुर विला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास है, वो भक्ति काल की जो राम भक्ति काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं। सुंदरदास का जो संबंध है वो संत काव्य धारा से है। दादू दयाल और कबीरदास, ये तीनों के तीनों जो कवि हैं वो निर्गुण ज्ञानाश्री जो संत काव्य धारा है उससे संबंधित हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन की चिंता तब भया कछु मुरवेला एक, ये जो पंक्तियां हैं वो हैं संत कबीरदास की। तो इन पंक्तियों की जो रचयिता है वो कौन है? वो है संत कबीरदास। अगला प्रश्न है, रोजा तुल हक की जो रचयिता है वो कौन है? तो रोजा तुल हक है जो रचना है उसकी रचयिता कौन है? तो जो शेख नबी हैं, ये सूफी या जो ज्ञानश्री जो काव्य धारा है, सूफी या जो प्रेमाख्यान जो काव्य धारा है उससे संबंधित है, और शेख नबी की रचना है वो है ज्ञानदीप। कासिम शाह, ये भी जो सूफी या जो प्रेमाख्यान जो काव्य धारा उससे संबंधित हैं, और कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। नूर मोहम्मद भी जो सूफी या जो प्रेमाख्यान काव्य धारा उससे संबंधित है, इनकी दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध है, वो है नूर मोहम्मद की इंदिरावती अनुराग बासरी, और उस्मान की है चित्रावली। तो ये जो रोजातुल हक जो रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं वो है नूर मोहम्मद, और नूर मोहम्मद ने जो रोजातुल हक है वो लिखी है फारसी भाषा में। इसके अलावा नूर मोहम्मद की दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, वो है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी और इंदिरावती। अनुराग बांसुरी और इंदिरावती भी इनकी दो रचनाएं हैं वो बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी और इंदिरावती। ये चारों के चारों जो कवि हैं वो सूफी है जो प्रेमाख्यान जो काव्य धारा है उससे संबंधित हैं। तो शेख नबी की है ज्ञानदीप, कासिम शाह की हंस जवाहिर और उस्मान की चित्रावली। अगला प्रश्न है, महाकाल उपन्यास है उसके जो लेखक है वो कौन है? तो जो महाकाल जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है वो सागर लहरें और मनुष्य। अमृत राय है और अमृतलाल नागर। तो महाकाल उपन्यास के जो लेखक हैं वो है अमृतलाल नागर। इसके अलावा अमृतलाल नागर ने बूंद और समुद्र एक महाकाव्यात्मक उपन्यास लिखा है। राम के जीवन, तुलसीदास हैं उनके जीवन चरित्र पर लिखा है मानस का हंस, और सूरदास पर लिखा है खंजन नयन, और नाचियो बहुत गोपाल। तो इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो है अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर हैं, उन्होंने महाकाल उपन्यास के साथ ही बूंद और समुद्र, अमृत और विष, खंजन नयन, नाचियो बहुत गोपाल और इसके साथ ही जो मानस का हंस जो उपन्यास है वो लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय बिंद नहीं है, ये हुआ सूर्य विषय। तो सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपरोक्त जो कथन है वो किस आलोचक का है? इंटरेस्टिंग है कि सूरदास है वो जब प्रिय विषय का जो वर्णन है वो शुरू करते हैं, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र है वो हाथ जोड़कर है वो उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपरोक्त कथन किस आलोचक? ऑप्शन है हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी और हरवंश लाल शर्मा। तो सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये जो स्टेटमेंट है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग है उसकी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद और उनका युग जो पुस्तक है उसके लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन है हंसराज रेवर, इंद्रनाथ मदान, नंद दुलारी वाजपेयी और रामविलास शर्मा। तो ये जो पुस्तक है प्रेमचंद और उनका युग एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और ये पुस्तक है प्रगतिवादी और मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा की। तो ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है प्रेमचंद और उनका युग। इसके अलावा रामविलास शर्मा है वो आज्ञा द्वारा 1943 में जब पहले तार सप्ताह का प्रकाशन किया जाता है 1943 में, उसमें शामिल है प्रगतिवादी और मार्क्सवादी आलोचक हैं। इसके अलावा इन्होंने तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य जो निबंध है वो लिखा है। इसके अलावा इनकी हिंदी जाति की अवधारणा है वो बड़ी ही प्रसिद्ध और नवजागरण। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस नाटक का जो प्रच्छन्न नायक है वो गौतम बुद्ध है? तो निम्नलिखित में से जो कुछ नाटक है उसका जो प्रच्छन्न नायक है वो गौतम बुद्ध है। ऑप्शन है अजात शत्रु, विक्रमादित्य, लहरों की राजहंस और दशाश्वमेध। तो निम्नलिखित में से किस नाटक है इसका जो प्रच्छन्न नायक वो गौतम बुद्ध है? तो वो है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस है उसमें है जो गौतम बुद्ध हैं वो सामने उपस्थित नहीं रहते, बल्कि उनकी जो केवल जो सूचनाएं होती हैं, उनकी जो घटनाएं हैं वो प्राप्त होती रहती हैं लहरों के राजहंस में। और लहरों के राजहंस के जो नाटककार हैं वो हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश है वो नए नाटक आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं। और मोहन राकेश ने अपने जीवन काल में 3 नाटकों का सृजन किया है। और वो 3 नाटक, उनका पहला नाटक है वो है आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश का पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। तत्पश्चात उनका जो दूसरा नाटक है वो है लहरों के राजहंस। उनका जो दूसरा नाटक वो कौन सा? लहरों के राजहंस, जिसमें प्रच्छन्न बुद्ध है वो कौन है? वो है गौतम बुद्ध प्रच्छन्न नायक। और इनका तीसरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है वो है आधे अधूरे। इसके अलावा वो चौथा नाटक वो लिखना चाह रहे थे वो है पैरों तले जमीन, जो कि है वो अधूरा है, वो रह जाता है। तो इस तरीके से मोहन राकेश वो नए नाटक आंदोलन उससे जुड़े हुए हैं। और उन्होंने 3 ही नाटक लिखे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। और इसमें जो किस नाटक का जो प्रच्छन्न नायक वो गौतम बुद्ध है वो है लहरों के राजहंस नाटक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नाटककार को सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? ऑप्शन है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सर्वदयाल सक्सेना। तो इनमें से जो कौन सा जो नाटक है जो सर्वाधिक जो नाटकों हैं उनका रचयिता है? ऑप्शन है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सर्वदयाल सक्सेना। तो जो सर्वाधिक नाटकों का जो रचयिता है वो नाटककार है वो है लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला प्रश्न है करमवीर जो पत्रिका है उसके संपादन का कार्य वो कौन है? तो जाहिर सी बात है जो करमवीर जो पत्रिका है इसके जो संपादन का कार्य है वो किया गया था माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। तो करमवीर संपादक का पत्रिका है उसके जो संपादक का कार्य है वो कौन करते हैं? तो वो करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा है वो करमवीर पत्रिका है उनके संपादन का कार्य है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा के संपादक है वो कौन थे? तो कवि वचन सुधा के जो संपादक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा के अलावा हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र पत्रिका है उसका भी ये वो पत्र संपादन का कार्य किया था। हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी पत्रिका, ये 3 पत्रिकाएं हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो संपादन कार्य है उससे संबंधित है वो रही हैं। तो इनकी 3 पत्रिका कौन कौन सी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी पत्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन। राधा कृष्ण दास हैं वो भारतेंदु के नाम से वो पत्रिका का संपादन का जो कार्य वो करते हैं। तो राधा कृष्ण के द्वारा किस पत्रिका का संपादन का कार्य किया जाता है? वो है भारतेंदु। बद्री नारायण जो चौधरी प्रेमगढ़ है इनके द्वारा आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद 2 पत्रिकाओं का संपादन का कार्य किया जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र वो बाला बोधनी पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा से जुड़े थे। राधा कृष्ण दास है वो भारतेंदु पत्रिका से, और बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमगढ़ है वो नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी से। अगला प्रश्न है सुजान कुमार है वो किस सूफी जो प्रेमाख्यान है उसका नायक है? तो जो सुजान कुमार है वो किस जो सूफी प्रेमाख्यान है उसका नायक है? ये जो मधुमालती है किस सूफी प्रेमाख्यान की रचनाकार है? तो जो मधुमालती है वो है मंजन की, इसके जो कवि हैं वो है मंजन। उस्मान की है चित्रावली, इंद्रावती है वो है नूर मोहम्मद की, नूर मोहम्मद की है वो है इंद्रावती, और हंस जवाहिर है वो है कासिम शाह की। ये चारों के चारों है वो रचनाकार हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें जो सुजान कुमार है वो किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो इसमें जो सुजान कुमार है वो उस्मान की जो चित्रावली है उसका है वो नायक है। तो सुजान कुमार है वो किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो वो है उस्मान की चित्रावली का। तो इसमें ऑप्शन है मंजन की मधुमालती, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, कासिम शाह की हंस जवाहिर। और इसमें जो सुजान कुमार है वो किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? वो है उस्मान की चित्रावली का। अगला प्रश्न है शकुंतला नाटक है वो किसकी रचना है? तो जो शकुंतला जो नाटक है वो किसकी रचना? ये शकुंतला नाटक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है और ये रीतिकाल का जो महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह की एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है जसवंत सिंह की, वो कौन सी है? वो है भाषा भूषण। नागरीदास, राम और नेवाज। तो जो शकुंतला नाटक है वो किसका? तो जो शकुंतला नाटक के जो नाटककार है वो है नेवाज। नेवाज का ये जो शकुंतला नाटक है वो काफी प्रसिद्ध रहा है। अगला प्रश्न है
अरुण और मधुलिका है वो किस कहानी के पात्र हैं? तो जो अरुण और जो मधुलिका है वो किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप और पुरस्कार। तो ये जो अरुण और मधुलिका है ये जिस कहानी के पात्र हैं वो है जयशंकर प्रसाद की जो पुरस्कार कहानी है इसके पात्र हैं। तो ये जो अरुण और मधुलिका है किस कहानी के पात्र हैं? ये जयशंकर प्रसाद की जो पुरस्कार कहानी है उसके पात्र है। ये जो कहानी है उसमें अरुण और मधुलिका है तो उसमें मधुलिका का जो व्यक्तिगत द्वंद्व है वो नजर आता है। एक तरफ उसका जो व्यक्तिगत प्रेम है वो है तो दूसरी तरफ जो राष्ट्र प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति होती है। जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां उनकी मुख्यतः ये थीम रही है कि जो व्यक्ति प्रेम और राष्ट्र प्रेम है उसका जो द्वंद्व है वो नजर आता है। तो पुरस्कार कहानी में भी जो व्यक्तिगत प्रेम और जो राष्ट्र प्रेम का जो द्वंद्व है वो नजर आता है। तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है वो मानी जाती है गिराम, जो कि 1911 है, उसमें जो इंदु पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। और जयशंकर प्रसाद का जो पहला कहानी संग्रह है वो कौन सा है? वो है छाया। तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है वो कौन सी है? गिराम। और पहला इनका जो काव्य संग्रह है वो है छाया। और जो ग्राम कहानी है वो इंदु पत्रिका है उसमें प्रकाशित है वो हुई थी। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए? पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास भी एकदम नहीं। ऑप्शन है मुनि जिन विजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आदिकाल में जो पृथ्वीराज रासो है उसके संदर्भ में बड़ा ही जो महत्वपूर्ण कोटेशन है वो किस आलोचक का है? तो आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा है वो इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से ही होनी चाहिए? पुरानी कथा काव्य ही अधिक, इतिहास भी अधिक नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनकी हिंदी साहित्य का जो आदिकाल पुस्तक है उससे ये स्टेटमेंट है वो लिया गया है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, वो है आदिकाल के बारे में। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में बोलते हैं कि कथा की जो परीक्षा है वो इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं हैं वो काव्य अधिक है, इतिहास अभी एकदम नहीं है। तो ये पुस्तक है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आदिकाल पुस्तक। अगला प्रश्न है, काम और जो राम का द्वंद्व है वो किस उपन्यास में चित्रित हुआ है? तो काम और जो राम का जो द्वंद्व है वो चित्रित हुआ है अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है वो है मानस का हंस। तो जो काम और जो राम का जो द्वंद्व है वो चित्रित होता है अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है मानस का हंस। और ये जो मानस का हंस है वो महाकवि जो तुलसीदास है उनके जीवन पर आधारित है। एक तरह से ये जो जीवनी परक उपन्यास है उसमें ये शामिल है। तो जो काम और जो राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है वो है महाकवि तुलसीदास के, वो है अमृतलाल नागर का जो मानस का हंस है उपन्यास में। और ये जो उपन्यास है वो महाकवि तुलसीदास के जीवन चरित्र उस पर आधारित है और इसे जीवनी परक उपन्यास की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ये जो भगवती चरण वर्मा का जो चित्रलेखा जो उपन्यास है ये पाप और जो पुण्य की अवधारणा उस पर आधारित है। कंजन नयन ये भी अमृतलाल नागर का उपन्यास है और ये महाकवि जो सूरदास है उनके जो जीवन वृत्तांत तो जीवनी है उस पर आधारित है। और ये नाच्यो बहुत गोपाल ये भी है अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो ये जो मानस का हंस, खंजन नयन और नाच्यो बहुत गोपाल ये तीनों के तीनों जो उपन्यास हैं वो अमृतलाल नागर के हैं। और ये चित्रलेख है वो है भगवती चरण वर्मा का जो कि पाप और पुण्य की जो अवधारणा है उस पर आधारित है। तो सूरदास के जीवन वृत्त पर लिखा है उन्होंने खंजन नयन और तुलसीदास के जीवन वृत्त पर लिखा है वो है मानस का हंस। और मानस का हंस में राम और जो काम का द्वंद्व है वो नजर आता है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र है ये जो विवानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति है वो किस ग्रंथ में आपसा है? तो जो साहित्य दर्पण है वो किसकी रचना है? तो साहित्य दर्पण रचना है वो है विश्वनाथ की। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, रस गंगाधर और धनंजय का है 10 रूप का। तो ये जो रस सूत्र है विवानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति है वो किस ग्रंथ में आया? तो विवानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति ये जो सूत्र है वो आया है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सूत्र आता है विवानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। तो बी ऑप्शन इसका सत्य है। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है, ये कथन है वो किस आलोचक का है? तो काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार है वो कवि और श्रोता है वो दोनों के लिए अनिवार्य है, ये जो कथन है वो किस आचार्य का? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल,
नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन अब किस आचार्य का? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और व्यापार दोनों के लिए आवश्यक है। ये जो कोटेशन है वो है रामचंद्र शुक्ल का, और ये जो स्टेटमेंट है वो लिया गया कविता क्या है? निबंध से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है, बट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित लिखने के लिए लिखी गई? तो ये जो जीवनी है बट वृक्ष की छाया में, तो ये जो जीवनी है बट वृक्ष की छाया वो किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? ऑप्शन है कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आप लोग बताइए कि जो बटवृक्ष की छाया है वो किस लेखक की जो स्मृति है उसको सुरक्षित रखने के लिए वो लिखी गई है? ऑप्शन है कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बटवृक्ष की जो छाया है ये लिखी गई है अमृतलाल नागर की जो स्मृतियां हैं उनको रखने के लिए। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बड़ी महत्वपूर्ण जो जीवनी है वो लिखी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने व्योमेश दरवेश के नाम से। तो बटवृक्ष की छाया वो अमृतलाल नागर की जो लेखक की स्मृतियां उनको सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक धर्मनिरपेक्ष कार्य में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपरोक्त कथन किस आचार्य साहित्यकार का है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, रमाशंकर शुक्ल रसाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये तुलसीदास की काव्य प्रतिभा और काव्य साहित्य के बारे में। तो तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः एक धर्मनिरपेक्ष कार्य में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपरोक्त कथन वो किसका? रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, रमाशंकर शुक्ल साल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, और रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य और संवेदना, हिंदी भाषा और संवेदना का विकास। हिंदी भाषा और संवेदना का विकास, ये इन साहित्य इतिहास से संबंधित रामस्वरूप चतुर्वेदी की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो हिंदी भाषा और संवेदना का विकास। तो उसमें ये तुलसीदास के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी का उपरोक्त कथन है हिंदी भाषा और संवेदना के विकास में। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की जो भूमिका उनका साथ सफल निर्वाह किया है। गणपति चंद्रगुप्त ने जो हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक लिखी है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तकें लिखी हैं। अगला प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग जो नाटक है वो किसका लिखा है? तो अंधा युग है वो ये कि गीति नाट्य है उसकी परंपरा है उसमें आता है। और ये जो गीति नाट्य है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1955 और 56 है, वो दोनों मिलता है। और इसके जो नाटककार हैं वो है धर्मवीर भारती। और ये जो नाटक है वो 5 अंक है उसमें विभाजित है। तो मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचली हुई अजगर सी गुंजलिकाओं में कौरव वंश को लपेटकर सूखी हुई लकड़ी को तोड़ डालेगी। अंधा युग का जो उपरोक्त संबंध है वो किसका? ऑप्शन है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण और विदुर। तो ये जो स्टेटमेंट है कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी से तोड़ डालेगी, ये जो स्टेटमेंट है वो है विदुर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो नुक्कड़ नाटक है उनके विषय में क्या सही नहीं है यानी कि गलत है? ऑप्शन राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला और विरक्त के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो जो नुक्कड़ नाटक है उनके बारे में है वो क्या सत्य नहीं है? तो जो नुक्कड़ नाटक है उनके बारे में क्या सत्य नहीं है उसकी चर्चा करनी है। तो राजनीतिक प्रतिबद्धता है वो नुक्कड़ नाटकों में नजर आएगी, जीवन के लिए कला है वो भी नजर आएगी, विरक्त के नाट्य सिद्धांत भी नजर आएंगे, लेकिन कला के लिए कला है ये जो नुक्कड़ नाटक है इनके विषय में नजर नहीं आता। तो जो नुक्कड़ नाटक है उनके विषय में क्या सत्य है वो है कला के लिए कला। तो बी ऑप्शन है वो हमारा सत्य होगा। बाकी जो राजनीतिक प्रतिबद्धता, जीवन के लिए कला और विरक्त के जो नाट्य साधक सिद्धांत है ये तीनों नजर आती है। कला के लिए कला है उनका कोई संबंध नहीं है नाटक से, नुक्कड़ नाटकों से।
हिंदी निम्नलिखित में से हिंदी की जो यात्रा वृत्तांत है वो कौन कौन सी है? याद हो कि ना याद हो, याद हो कि ना याद हो, ये है संस्मरण है। ये संस्मरण किसका है? वो है काशीनाथ सिंह का। ये याद हो कि ना याद हो, ये काशीनाथ सिंह है, उनका संस्मरण है। याद हो कि ना याद हो। अरे आयावर रहेगा याद, ये अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान तक, ये मोहन राकेश है, उनका यात्रा वृत्तांत है। और जिनकी याद हमेशा रहेगी, जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये अमृत राय है, उनका संस्मरण है। तो इस तरीके से हिंदी की कौन कौन सी यात्रा वृत्तांत हैं? इसमें अरे आयावर रहेगा याद, ये अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है, इसका प्रकाशन नंबर 1953 है। आखिरी चट्टान तक, ये मोहन राकेश का है, उनका यात्रा वृत्तांत है। तो बी और सी है वो सत्य हैं। बाकी याद हो कि ना याद हो, ये काशीनाथ सिंह का संस्मरण है, और जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये अमृत राय का संस्मरण है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता को व्यक्त का मार्मिक चित्रण है वो किस उपन्यास में किया गया? ऑप्शन है पहला गिरमटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट और तीसरी सत्ता। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये कि अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय, अफ्रीका में रंग भेद तथा इस उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक जो चित्रण है वो किस उपन्यास है उसमें किया गया? ऑप्शन है पहला गिरमटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट और तीसरी सत्ता। तो ये जो चित्रण वो नजर आता है वो है पहला गिरमटिया, जो कि महात्मा गांधी जी हैं, उनके जीवन वृत्तांत है, उस पर आधारित है। जो पहला गिरमटिया वो महात्मा गांधी जी उनके जीवन वृत्तांत पर आधारित है, और इसके जो उपन्यासकार हैं वो है जुगल किशोर। पहला गिरमटिया ये जुगल किशोर का बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो कि महात्मा गांधी जी हैं, उनके जो दक्षिण अफ्रीका का जीवन वृत्तांत है उस पर आधारित है पहला गिरमटिया। अगला प्रश्न है, महादेवी की साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं है, वर रचनात्मक करुणा का भाव ही वर्तमान है। उपरोक्त पंक्तियां वो किस आलोचक की? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह और दूधनाथ सिंह। तो महादेवी के साहित्य में कहीं पर भी निष्क्रिय दया नहीं है, वर रचनात्मक करुणा का भाव ही वर्तमान है। उपरोक्त पंक्तियां वो किस आलोचक की? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह और दूधनाथ सिंह। तो महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं है, वरन रचनात्मक करुणा ही भाव वर्तमान। ये जो कथन है वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी भाषा और संवेदना के विकास पुस्तक से। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा जो कृति है उसके लेखक कौन है? मुक्तिबोध है वो अज्ञा द्वारा 1943 में जब प्रथम तार सप्ताह का प्रकाशन किया जाता है उसमें मुक्तिबोध है वो शामिल होते हैं। मुक्तिबोध के दो काव्य संग्रह है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। मुक्तिबोध की जो आत्मकथा जो कृति के लेखक है वो कौन है? ऑप्शन है विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह और हंस जवाहिर। तो मुक्तिबोध की जो आत्मकथा की जो कृति है, मुक्तिबोध की जो आत्मकथा कृति है, इसके जो लेखक हैं वो है विष्णु चंद्र शर्मा। विष्णु चंद्र शर्मा है, उन्होंने ही है वो मुक्तिबोध की जो आत्मकथा कृति है वो लिखी है। प्रभाववादी जो आलोचना है उनके संबंध में जो सही तथ्य है वो कौन कौन से हैं? प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर है वो प्रभाव ग्रहण करता है। तो जो प्रभाववादी जो आलोचना है उसके बारे में हमको देखना है इसमें जो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। तो प्रभाववादी आलोचना के बारे में, तो प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलती है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना, पदम सिंह शर्मा की जो आलोचना पद्धति है वो प्रभाववादी आलोचना पद्धति है, ये स्टेटमेंट सत्य है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है, ये स्टेटमेंट गलत है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर है वो प्रभाव ग्रहण करता है, ये स्टेटमेंट है वो सत्य है। तो प्रभाववादी आलोचना के संदर्भ में जो इसमें जो दो स्टेटमेंट है वो ही है वो हमारे सत्य हैं। ये कौन कौन से हैं कि प्रभाववादी आलोचना में है वो पदम सिंह शर्मा की जो आलोचना पद्धति है वो प्रभाववादी आलोचना पद्धति है, और सहृदय आलोचक वो काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो इस तरीके से सेकंड और जो 4 ऑप्शन है वो हमारा सत्य है। निम्नलिखित में से यह कथन ईष्टावाद्य वक्रोक्तिरो चेष्टा वाचाम लंकृति किसका
कथन है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? ईष्टावाद्य वक्रोक्तिरो चेष्टा वाचाम लरंगति। ऑप्शन है भामा। भामा की पुस्तक है। भामा वो अलंकार संप्रदाय है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। भामा की जो पुस्तक वो है काव्य अलंकार। दंडी की है काव्यादर्श, और दंडी ने वो सर्वप्रथम वो अलंकार को व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया था। उद्दरट है और वामन है। तो वामन है, वामन का जो संबंध है वो है रीति संप्रदाय से। तो निम्नलिखित में से एक कथन ईष्टावाद्य वक्रोक्तिरो चेष्टा वाचम लरंगति, ये जो स्टेटमेंट है वो है भामा का। भामा की ये उक्ति है, ये कथन है ईष्टावाद्य वक्रोक्तिरो चेष्टा वाचम लरंगति। अगला प्रश्न है रतन खान के जो रचयिता है वो कौन है? तो जो रतन खान है वो उनके रचयिता वो कौन है? तो रस खान है। ये जो भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं रस खान, और इनकी जो बड़ी रस खान का जो वास्तविक नाम है वो है सैयद इब्राहिम। तो रस खान है की बड़ी महत्वपूर्ण जो रचना है वो है रस खान की प्रेम सागर, और उनका वास्तविक नाम था वो था सैयद इब्राहिम, और इन्होंने कवित्व और सवैयों में रचना की है। नंददास की है रस मंजरी और रस पंचाध्यायी, ये भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा उससे जुड़े हुए हैं। मलुकदास हैं और सुंदरदास हैं। तो रतन खान की जो रचयिता है वो है मलुकदास। तो रतन खान है वो किसने लिखी है? वो लिखी है मलुकदास ने। तो रतन खान की जो रचयिता है वो है मलुकदास। और मलुकदास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दोहा है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये मलुकदास का ही कथन है कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो रतन खान है वो लिखी है मलुकदास ने। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए, बघेली बोली के अन्य दो नाम लारिया और खलटाई हैं। तो ये जो बघेली बोली है इसके दो अन्य नाम है वो लारिया और खलटाई है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये बघेली बोली की अन्य दो नाम नहीं है, लारिया और खलटाई। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। फिर जो दूसरा स्टेटमेंट है कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और जो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसमें बहुत कम अंतर है। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलटाई हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलती है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है, ये स्टेटमेंट है वो सत्य है। इस तरीके से जो कथन 1 है वो हमारा सत्य होगा, और लेकिन कथन 2 है वो हमारा सत्य होगा। डी ऑप्शन है वो सत्य होगा। एक रूप हिंदू तुरक दूजी दशा न कोय, मन की विविधा मान कर भय कहो एक सौ दो। ये जो उपरोक्त कविता है वो किसकी? ऑप्शन है नरोत्तम दास, बल्ली दक्कनी, नवल दास और बनारसी दास। तो एक रूप हिंदू तुरक दूजी दशा ना कोय, मन की दुविधा मान कर भय कहाँ 102। तो ये जो दोहा है या पंक्तियां हैं इसमें वो हिंदू और जो मुसलमान है दोनों को एक ही बात है वो होने की बोलते हैं, और मन की जो दुविधा है उसको समाप्त करके दोनों का एक रूप है वो समन्वित करने की बात है उसमें कही गई है। तो एक रूप हिंदू तुरक दूजी दशा ना कोय, मन की दुविधा मान कर भय 102। ये कविता है वो किस कवि की है? ऑप्शन है नरोत्तम दास, बली दक्कनी, नवल दास और बनारसी दास। तो एक रूप हिंदू तुरक दूजी दशा ना कोय, मन की दुविधा मान कर भय कहाँ सा 102, ये जो स्टेटमेंट है वो है बनारसी दास का। अगला प्रश्न है स्वनिम के संबंध है उसमें कौन सा कथन है वो सत्य है? स्वनिम के संबंध में हमको कथन देखना, वाक्य में शब्दों के संबंध है वो निर्धारित करते हैं। इसका संबंध मौखिक भाषा से है। सारता की दृष्टि से शब्द है वो लघुत्तम इकाई है। यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। तो जो स्वनिम की जो संबंध है उसका जो संबंध है वो किससे? तो स्वनिम के बारे में जो कथन है वो स्टेटमेंट है वो बोले गए। तो वाक्य के संबंध शब्दों के संबंध में निर्धारित करते हैं। पहला स्टेटमेंट है वाक्य के शब्दों में, वाक्य में शब्दों के संबंध है वो निर्धारित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि जो स्वनिम है इसका जो संबंध है वो मौखिक ध्वनियां हैं उनसे होता है, तो शब्दों की जो इसमें चर्चा है वो नहीं आ सकती। तो वाक्यों में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। इसका संबंध है वो मौखिक भाषा है, बिल्कुल सत्य। जो स्वनिम का संबंध है वो किससे है? वो मौखिक भाषा है, तो स्टेटमेंट सत्य है। सार्थकता की दृष्टि से वो शब्द है वो लघुत्तम इकाई है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। शब्द है वो सार्थकता की दृष्टि से लघुत्तम इकाई है वो नहीं होती है। यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। स्वनिम है वो उच्चारित भाषा है उसकी लघुत्तम इकाई होती है, ये स्टेटमेंट है वो सत्य है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। इसका ज्ञान भाषा के जो शुद्ध उच्चारण है उसको जानने में सहायक है, ये ऑप्शन भी सत्य है। इस तरीके से इसमें हमारे 3 ऑप्शन है वो सत्य होते हैं। वो 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? इसका संबंध है वो मौखिक भाषा से है,
यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है और इसका ज्ञान है वो भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। तो इस तरीके से जो बी, डी और जो ई ऑप्शन है यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा इसमें क्या होगा, सत्य होगा। उत्तर आधुनिकता की जो प्रवृत्ति है वो क्या मानी जाती? ऑप्शन है सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलतावाद को प्रोत्साहन, हाशिए के लोगों का अधिकारों का समर्थन, महावृत्तांत का समर्थन, साहित्य में विरचनवाद या विखंडनवाद की प्रतिष्ठा, कृति को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन। तो जो उत्तर आधुनिकता है उसके संदर्भ है, उसके बारे में है वो कौन कौन सी बात है वो सत्य। तो सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, ये उत्तरवाद की प्रमुख विशेषता के बहुलतावाद को वो प्रोत्साहन वो देते हैं। हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, ये स्टेटमेंट भी उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में सत्य है। जो उत्तर आधुनिकता वो कहीं पर भी है जो महावृत्तांत है उसका समर्थन है वो बिल्कुल भी नहीं करती है। साहित्य में विरेचनवाद या विखंडनवाद, साहित्य में विरेचनवाद या विखंडनवाद की प्रतिष्ठा है वो उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। एक कभी भी कृति है उसको अखंडता में ना देखकर उसको खंडित स्वरूप है उसको देखने या टुकड़ों में दिखाने की बात है वो करते हैं, यानी कि जो विरेचनवाद या विखंडनवाद को प्रोत्साहित करेंगे ना कि अखंडतावाद को। तो इस तरीके से उत्तर आधुनिकता के बारे में कौन कौन सी बातें वो निकलेंगी? तो सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलतावाद को प्रोत्साहित करेंगे, महावृत्तांत का समर्थन नहीं करेंगे, हाशिए के लोगों के समर्थन की बात आएगी, साहित्य में विखंडनवाद को प्रोत्साहित है वो करेंगे। तो इस तरीके से ए, वी और जो हमारा जो डी ऑप्शन है, ए, वी और जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सत्य होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनके संबंध में जो सत्य कथन है वो कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनके बारे में जो सत्य कथन है वो कौन सा है? ऑप्शन है, उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रोत्साहित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि उन्होंने साहित्य में राष्ट्रीय एवं जो जनवादी तत्व है वो प्रोत्साहित किया। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया, उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। भारतेंदु ने प्रचलित जो खड़ी बोली है उसको साहित्यिक रूप दिया, बिल्कुल सत्य है कि भारतेंदु है उन्होंने जो प्रचलित जो खड़ी बोली है उसको साहित्यिक रूप है वो दिया और उन्होंने अपना जो गद्य वो किसमें लिखा है, खड़ी बोली में। भारतेंदु ने हिंदू लेखकों को मंडल को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल सत्य कि भारतेंदु है उन्होंने हिंदू लेखकों को मंडल को प्रोत्साहित किया और इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, वो जानते हैं हम भारतेंदु मंडल के नाम से। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया, बिल्कुल गलत है, उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन नहीं किया बल्कि उन्होंने जो ब्रज भाषा है उसमें है वो उन्होंने काव्य लेखन किया है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में दो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने जो काव्य लेखन है वो ब्रज भाषा में किया है और गद्य लेखन है वो किया है खड़ी बोली में। तो इस तरीके से ए, सी और जो डी ऑप्शन है वो हमारा सत्य होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत खंडा मृत और आभे आयात नामक कॉलम से जो हिंदू उर्दू का पत्र है वो किसने निकाला? ऑप्शन है पंडित बद्रीलाल, पंडित बसीधर, पंडित श्रीलाल और राजा शिव प्रसाद। तो ये जो दो उर्दू पत्र हैं भारत खंडामृत, तो एक पत्र है इसमें भारत खंडामृत और दूसरा है आवे हयात नामक कॉलम से हिंदू उर्दू का पत्र है वो किसने निकाला? ऑप्शन है पंडित बद्रीलाल, पंडित बंशीधर, पंडित श्रीलाल और राजा शिव प्रसाद। तो जो भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कॉलम से जो हिंदू उर्दू पत्र निकाला था वो निकाला था पंडित बंशीधर ने। तो पंडित जो बंशीधर उन्होंने भारत खंडामृत और आबे हयात नामक जो कॉलम से हिंदू उर्दू का पत्र है वो निकाला है। केहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, केहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपरोक्त जो काव्य पंक्तियां हैं वो अष्टछाप है उनकी हैं, वो किस कवि की हैं? ये जो पंक्तियां वो हैं, केहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे पायो। तो केहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे पायो, केहन समय संकेत कहूँ अवतार नहीं पायो। उपरोक्त काव्य पंक्तियां वो अष्टछाप के किस कवि हैं? तो जो नंददास हैं ये अष्टछाप के जो सबसे छोटे होते हैं या जिनको हम कनिष्ठ बोलते हैं उनकी वो है नंददास। और इनकी जो दो बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है रास पंचाध्यायी है इनकी नंददास की। तो नंददास की जो रास पंचाध्यायी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना और रस मंजरी भी। इसके अलावा जो नंददास उन्होंने भ्रमर गीत है वो भी लिखा है। कुंभन दास इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां वो है संतन को कहाँ सीखड़े सो काम,
संतन को कहाँ सीखो सो काम, बिसरो गयो हरिनाम, जिनको देखे दुख लागत तिनको करण परे प्रणाम। फिर परमानंद दास हैं और कृष्णदास हैं। तो कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे पायो, कहत समय संकेत अवर नहीं जाओ। ये जो पंक्तियां वो है नंददास, और नंददास अपनी रस मंजरी जो रास पंचादायी पुस्तक है उसके लिए ख्याति प्राप्त है। और इसके अलावा जो नंददास है इनको जो जड़िया कवि है उसके रूप में अभी संबोधित है वो किया जाता है। और इनको जो जड़िया कवि है वो शब्दों की जो शिल्पता है या शब्द शिल्पी होने के कारण कहा जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अज्ञे की त्रिशंकु, आत्मनिबद्ध, आदितन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका जो आलोचनात्मक चिंतन और वैचारिक साहित्य वो संकलित है। मुक्तिबोध की कृति एक साहित्यिक की डायरी का धारावाहिक प्रकाशन है वो हंस पत्रिका में हुआ था। तो ये जो दो स्टेटमेंट है हमारे दो दिए गए हैं, तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो है अज्ञे की त्रिशंकु, आत्मनिपद, अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनात्मक चिंतन और वैचारिक साहित्य वो संकलित है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि अज्ञे की त्रिशंकु, आत्मनिपद, अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनात्मक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलित हुआ है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो अज्ञे की जो त्रिशंकु है, फिर चाहे आत्मनिबद्ध पुस्तक हो, अद्यतन है और संवत्सर, इन सभी पुस्तकों में उनका जो वैचारिक साहित्य वो संकलित है। मुक्तिबोध की जो कृति है, डायरी है, वो है एक साहित्यिक की डायरी है। इसका जो धारावाहिक प्रकाशन है वो हंस पत्रिका में नहीं हुआ था, बल्कि वो कौन सी पत्रिका में हुआ था, वो हुआ था वसुधा में। तो ये स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो इस तरीके से जो कथन 1 है वो हमारा सत्य होगा और कथन 2 है वो हमारा क्या होगा, वो असत्य होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के जो आधार है उसने कहा था कहानी वो किसकी है, तो उसने जो कहा था कहानी है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका जो प्रकाशन है वो 1915 है, उसमें जो सरस्वती पत्रिका है उसमें इसका प्रकाशन है वो हुआ था। और इसमें सर्वप्रथम जो हिंदी कहानी है उसमें जो पूर्व दीप्ति है या जो फ्लैशबैक शैली है उसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो उस लाहौर के बम्बू काट बालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। लाहौर के बम्बू काट बालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलती होगा। उसने कहा था वजीरा सिंह है वो पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी की भाषा का तर्पण करने जाना। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सत्य है कि जो वजीरा सिंह है वो पलटन का क्या है, वो विदूषक था और वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी की भाषा का तर्पण करने लगता है। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार वो लगाई। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सत्य है कि जो सूबेदारनी है, जो सूबेदारनी होती है जो कि बचपन की प्रेमिका होती है लैना सिंह है, वो लैना सिंह से, तो सूबेदारनी वो लैना सिंह से अपने पति और जो बेटे को बचाने की जो गुहार है वो लगाती है और अंततः उसके जो पति और बेटे को बचाने में उसकी जो मृत्यु वो लैना सिंह की वो हो जाती है। लैना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा, ये ऑप्शन गलत है। लैना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया था, ये स्टेटमेंट सत्य। बिल्कुल लैना सिंह वो 77 राइफल से उसमें क्या है वो जमादार था। तो इस तरीके से इसका जो स्टेटमेंट है वो कौन कौन से सत्य होंगे, वो बी, सी और जो ई स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा, सत्य होगा। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रगराव किसके संदर्भ में हुआ। तो ये जो मजदूरी जो प्रेम निबंध है वो किसका, तो जो मजदूरी और जो प्रेम निबंध है वो है सरदार पूर्ण सिंह का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है जो सरदार पूर्ण सिंह है उन्होंने है वो केवल 6 निबंध लिखे हैं, लेकिन जो बच्चन सिंह है वो अपनी जो पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास उसमें वो 8 निबंध है उनकी चर्चा करते हैं। तो ये जो मजदूरी और प्रेम जो निबंध है उसको है उन्होंने 8 जो शीर्षक है उसमें बांटा हुआ है। तो मजदूरी और प्रेम निबंध में जो गुरु नानक का जो कथन है भोले भाव मिले रगराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ, ऑप्शन है किसान, माली, गडेरिया और फकीर। तो मजदूरी और प्रेम निबंध में जो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है उसमें जो भोले भाव मिले रघुराई ये जो स्टेटमेंट है वो किसान के संदर्भ है, उनके संदर्भ में प्रयोग है वो हुआ है। हिंदी की सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में जो निम्नलिखित जो कथन है वो कौन सा है। तो हिंदी की जो सार्वदेशिक जो व्यापकता है ये आपका जो पूरा जो फैक्चुअल नहीं होगा, ये आपका जो कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके संदर्भ में होगा। और जब भी लंबे चौड़े जो स्टेटमेंट है उनको किस प्रकार सॉल्व करने सकते हैं उसका ये तरीका है। तो हिंदी की सार्वदेशिक व्यापकता के संदर्भ में कौन सा कथन है वो मिलते हैं। हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य एवं संगीत की दृष्टि से उसकी संपन्नता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण की साहित्य एवं संगीतता की दृष्टि से उसकी संपन्नता भी है। तो बिल्कुल सत्य, ये स्टेटमेंट सत्य होगा कि हिंदी की जो व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण है वो साहित्य एवं संगीत की दृष्टि से उसकी संपन्नता भी है। हिंदी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म, सूफी संतों, निर्गुण सगुण कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सत्य की हिंदी है उसको जो देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म, सूफी और भक्ति आंदोलन, निर्गुण सगुण कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका है वो रही है।
सभी रीतिकालीन हिंदी कवि राजश्रित थे, बिल्कुल गलत है। सभी जो रीतिकालीन हिंदी कवि है वो राजश्रित नहीं रहे थे। उसमें से जो कुछ कवि हैं वो राजश्रित नहीं थे, बल्कि वो बाहर भी हैं, वो रहे थे। तो ये ऑप्शन गलत होगा। हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों और गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा है। तो हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों और गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा, ये स्टेटमेंट भी सत्य है। आ हिंदी प्रदेश व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए हिंदी की सार्वदेशिकता का विकास अब अवरुद्ध हुआ। तो ये स्टेटमेंट है वो क्या होगा, वो हमारा गलत होगा। तो इस तरीके से अगर हम 5 स्टेटमेंट है उसकी चर्चा करें तो हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य में संगीत की दृष्टि से उसकी संपन्नता, ये ऑप्शन सत्य है। हिंदी को देशव्यापी बनाने में भक्ति और जो सूफी आंदोलन उसकी भूमिका रही है। सभी रीतिकालीन कवि हैं वो देश राज्यश्रित है, वो नहीं रहे थे। हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों और गतिविधियों को बढ़ा था, ये स्टेटमेंट सत्य है। और हिंदी और जो हिंदी प्रदेश हैं वो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए हिंदी का सार्वदेशिकता का विकास अवरुद्ध हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए, बी और जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सत्य बी। अगला प्रश्न है, यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति काव्य जीवितम का ही नया विलायती उत्थान है, ये कथन है वो किस। तो जो यूरोप का जो अभिव्यंजनावाद है वो किसका है, तो यूरोप का जो अभिव्यंजनावाद है, सबसे पहले बताइए कि जो यूरोप का जो अभिव्यंजनावाद है वो किसका है। तो यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति काव्य जीवितम का ही नया रूप का विलायती उत्थान है, ये किस आलोचक का है। नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। तो यूरोप का जो अभिव्यंजनावाद है वो हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति है काव्य जीवितम का ही नया विलायती उत्थान, ये जो स्टेटमेंट है बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि यूरोप का जो अभिव्यंजनावाद है वो भारतीयों का जो वक्रोक्ति काव्य जीवितम या वक्रोक्तिवाद है उसी का है वो विलायती उत्थान है। साहू असहु नवरस सरस छंदु चंदु किए अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विवच है अधुनो संत सम। उपरोक्त पंक्तियां है वो चंद्र वरदाई है, उन्होंने है वो किस संदर्भ है उसमें लिखी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू है ये। रासहु असंभु नवरस सरस छंदु चंदु किए अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विभच भय अद्भुत संत सम। उपरोक्त पंक्तियां हैं वो चंद्र वरदाई ने किस संदर्भ में लिखी हैं। वीरस संगीत, रासहु की व्याख्या और है भक्ति की व्याख्या। तो ये जो पंक्तियां हैं वो पृथ्वीराज रासो में जो चंद्र वरदाई है उन्होंने लिखी है रासहु की व्याख्या के संदर्भ में। आज्ञा के संबंध में निम्नलिखित में से जो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत देखा। तो आज्ञा के संदर्भ में हमको जो कथन देखना है वो क्या देखना है, गलत। आज्ञा का पहला कविता संग्रह है वो भग्नदूत 1933 में प्रकाशित हुआ था, तो इस स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है कि आज्ञा का जो पहला कविता संग्रह वो कौन सा, भग्नदूत है। फिर उसके बाद चिंता और तेलम 1933 में प्रकाशित हुआ था। चिंता नामक कविता संग्रह वो 4 खंडों में विभक्त है। तो भग्नदूत चिंता नामक जो कविता संग्रह वो 4 खंडों में विभक्त है, ये स्टेटमेंट गलत है। हरी घास पर क्षणभर कविता में प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत मृत्यु का चित्रण किया गया। आओ हम बैठ हरी घास पर, तो हरी घास क्षणभर पर कविता में प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत मृत्यु का चित्रण किया, इसमें कहीं पर भी चर्चा है ऐसा नजर नहीं आती आज्ञा की हरी घास पर क्षणभर में। देशभक्ति, बलिदान इत्यादि अनन्य भावों के बावजूद इत्यलम का स्थायी भाव है वो प्रेमानुभूति है। बाबरा हेरी है वो आज्ञा का सबसे छोटा है वो काव्य संग्रह। तो बिल्कुल सत्य कि जो बाबरा हेरी है वो आज्ञा का है वो सबसे छोटा है वो काव्य संग्रह है। तो इस तरीके से इसमें जो ये स्टेटमेंट है वो हमारा सत्य होगा। फिर हमको देखना है कि इसमें कौन कौन से हैं वो सत्य होंगे। तो देशभक्ति, बलिदान इत्यादि अनन्य बावजूद ये प्रेमानुभूति, ये स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा, सत्य होगा। चिंता नामक कविता संग्रह वो 4 खंडों में विभक्त है, ये भी सत्य होगा। बाबरा हेरी सबसे आज्ञा का छोटा, ये भी गलत होगा। तो इस तरीके से इसमें ए, बी और जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा गलत होगा। इसमें जो सत्य है वो कौन कौन से हैं, तो वो है बी और जो सी है वो हमारे क्या है इसमें सत्य, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इतने बड़े हो गए हैं अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे, इतना पढ़कर। उपरोक्त कथन है वो किस कहानी है, वो किस कहानी से लिया गया। तो इतने बड़े हो गए हैं अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे क्या करेंगे, किस कहानी से लिया। तो अपना अपना भाग्य, एक किसकी कहानी है, तो अपना अपना जो भाग्य है वो जैनेन्द्र की कहानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की राई, प्रेमचंद की ईदगाह, बंग महिला या दुलाई वाली की कहानी है वो है चंद्रदेव से मेरी बात है। तो इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे कितना पढ़ेंगे। तो ये जो कहानी है वो प्रेमचंद की जो ईदगाह है उससे ली गई है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933।
और ये जो ईदगाह कहानी प्रेमचंद की 1933 में जो चांद पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। जब बच्चे होते हैं, जब वो बच्चे हैं और जब मेले के लिए जा रहे होते हैं, तो जब उसमें उनको जो नगर और शहर मिलते हैं तो वहाँ पर वो आपस में वार्तालाप करते हैं, तो उसी समय का ये वर्णन है वो आता है ईदगाह कहानी में। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट द्वारा निम्न पंक्तियों में किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया? तो आचार्य मम्मट है वो निम्न पंक्तियों में वो किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है? काव्यम यशसे करते व्यवहार आदि शिवतर छत्य सा पर निर्वर्त्य कांता सम्मित उपदेश। तो जो आचार्य मम्मट हैं वो यहाँ पर वो 6 काव्य प्रयोजन है उनकी चर्चा करते हैं उपरोक्त पंक्तियों में। तो आचार्य मम्मट है वो उपरोक्त पंक्तियों में जो 6 काव्य जो प्रयोजन है उनकी चर्चा है वो करती हैं। काव्यम यशस्ते करते व्यवहार आदि शिवेतर छत्य सद परा निवर्त्य कांता सम्मत उपदेश, ये जो अनिष्टनाश सद आनंद लोकोपदेश और व्यवहार ज्ञान। तो ये जो 6 प्रयोजन है उनमें से किसकी जो चर्चा है वो आचार्य मम्मट है वो नहीं करते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो अनिष्टनाश है इसकी वो चर्चा वो करते हैं, सद आनंद की भी करते हैं, व्यवहार ज्ञान की भी करते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी जो लोक उपदेश है इसकी चर्चा है वो काव्य प्रयोजन इसके अंतर्गत है वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, बाकी ये तीनों के तीनों जो अनिष्ट नाश है, सद आनंद है, व्यवहार ज्ञान है, इन तीनों की चर्चा वो करते हैं और लोकोपदेश की चर्चा इन 6 के अंतर्गत नहीं की जाती है। सिया मुख शरद कमल जिमी किमी कही जाए निसी मलिन भय निसी दिन यह भिक्षाय। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं उसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीक, रूपक, व्यतिरेक और अनन्वय। तो सिया सुख, सिया मुख शरद कमल जिमी किमी कही जाए निसी मलिन भय निसी दिन यह भिक्षाय। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार? ऑप्शन है प्रतीक, रूपक, व्यतिरेक और अनन्वय। तो ये जो पंक्तियां हैं इनमें है वो कौन सा है वो है अलंकार। सीए मुख शरद कमल जिमी किमी कही जाए निसी मलिन व निसी दिन भिक्षाय। तो इन पंक्तियों में जाहिर सी बात कौन सा अलंकार होगा? वो होगा व्यतिरेक अलंकार। वक्रोक्ति सिद्धांत के संदर्भ में है जो कौन सा जो कथन है वो गलत है? तो जाहिर सी बात है जो वक्रोक्ति जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में हमको देखना है कि उसमें कौन सा जो कथन होगा वो गलत होगा। हमको क्या देखना है इसमें? गलत। जब उक्ति में भंगमा या नई अर्थ दीप्ति उत्पन्न करने के उद्देश्य से सर्वनाम आदि से किसी बात को छिपाया जाए तो वह समृद्धि वक्रता होती है। जब उक्ति में भंगमा या नई अर्थ दीप्ति उत्पन्न करने के उद्देश्य से सर्वनाम आदि में किसी बात को छिपाया जाए तो समृद्धि वक्रता उत्पन्न होती है। तो ये स्टेटमेंट सत्य है। क्रिया के विशिष्ट प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो तो वहां लिंग वैचित्र्य होता है। तो क्रिया के विशिष्ट उद्देश्य की दृष्टि से चमत्कार की सृष्टि हो तो वहां लिंग वैचित्र्य वक्रता होती है। ये स्टेटमेंट है वो गलत ही होगा। समास तद्धित कृदंत आदि के प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो तो वहां वृत्ति वक्रता होती है। ये स्टेटमेंट सत्य है। जहां बहुवचन के स्थान पर एक वचन आए तथा एक वचन के स्थान पर बहुवचन आए वहां पुरुष वक्रता होती है, बिल्कुल नहीं होगी। ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। धातु पद के प्रयोग से वैचित्र्य की सृष्टि होने पर उपग्रह वक्रता होती है। ये स्टेटमेंट है वो सत्य है। तो इस तरीके से पांचों में हमको क्या देखना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि जब उक्ति में भंगमा या नई अर्थ दीप्ति उत्पन्न करने के उद्देश्य से सर्वनाम आदि से किसी बात को छिपाया जाए तो वहां समृद्धि वक्रता होती है। ये स्टेटमेंट सत्य है। क्रिया के विशिष्ट प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो वहां लिंग वैचित्र्य, ये स्टेटमेंट गलत है। समास तद्धित कृदंत कृद्य आदि के प्रयोग चमत्कार की सृष्टि वहां वृत्ति वक्रता, ये स्टेटमेंट सत्य है। जहां बहुवचन के स्थान पर एक वचन आए तो ये स्टेटमेंट है वो हमारा क्या गलत होगा। और धातु पद के प्रयोग से वैचित्र्य की सृष्टि होने पर उपग्रह वक्रता होती है। तो ये स्टेटमेंट वो हमारा हमको देखना था गलत कौन सा है। तो इसमें जो गलत होगा वो कौन सा होगा? वो होगा बी और डी। तो जो बी और डी यानी कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा? सत्य होगा। दुल्हन अंगिया काहे ना दुबाई में कबीर का जो अंग का जो तात्पर्य है वो क्या है? तो ये जो कबीर की जो पंक्तियां हैं कि दुल्हन अंग का काहे ना दुबाई में, ये जो पंक्तियों में कबीर का जो अंगिया है इससे क्या तात्पर्य? ऑप्शन है आत्मा, जीव, शरीर और जीवन। तो दुल्हन अंगिया कहे ना दीवा में, तो ये जो इन पंक्तियों में है वो जीवात्मा और आत्मा है, इन दोनों की जो चर्चा है वो की जाती है। तो दुल्हन अंगिया कहे ना दुबाई में कबीर का जो अंगिया है इसका जो तात्पर्य है वो क्या है? शरीर से। और इन पंक्तियों में जीवात्मा, आत्मा, जो शरीर है उनकी चर्चा है वो की गई है।
भारतेंदु है, उन्होंने जो तदीय समाज है उनकी स्थापना है वो कब की थी? तो भारतेंदु के द्वारा जो तदीय समाज की जो स्थापना है वो किस वर्ष की जाती है? ऑप्शन है 1836, 1873, 1871 और 1845। तो भारतेंदु के द्वारा है वो तदीय समाज की जो स्थापना है वो की जाती है 1873 में। तो जाहिर सी बात है कि भारतेंदु है, उनके द्वारा तदीय समाज है उनकी स्थापना वो कब की जाती है? वो की जाती है 1873 में। अगला प्रश्न है, ये जो सूचीबद्ध है इनको मिलान करना है। एक कहानियां हैं ये हिंदी की जो आरंभिक कहानियां हैं उनमें से एक है दुलाई वाली कहानी है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये बंग महिला है या जो राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई है। किशोरीलाल गोस्वामी है वो इंदुमती के द्वारा किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा इंदुमती लिखी गई है। और इससे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ला वो हिंदी की पहली कहानी बतलाते हैं। कहानों में कमना ये राधिका रमन प्रसाद की है और उसने कहा है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो दुलाई वाली है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? तो दुलाई वाली का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1907। इंदुमती है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है किशोरीलाल गोस्वामी की 1900। कानों में कमना राधिका रमन प्रसाद सिंह 1913। और उसने कहा था इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा होगा? वो है 1915। तो दुलाई वाली है वो 1907 में, इंदुमती 1913 में, इंदुमती 1900 में, कानों में कंगना 1913 में, उसने कहा था 1915 में। तो दुलाई वाली ए का सेकंड, बी का फोर्थ, तो ए ऑप्शन वो हमारा सत्य होगा इसमें। दिए गए विकल्पों में से जो गलत कथन है उसका चयन करना है। तो दिए गए जो विकल्प हैं उनमें हमको जो असत्य कथन है उसको देखना है। पूर्वी जो हिंदी का जो विकास है वो मागधी से हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो पूर्वी हिंदी है उसका जो विकास है वो मागधी से हुआ है। लंका में पाली को ही अर्धमागधी कहा जाता है। लंका में पाली को ही अर्धमागधी है वो कहा जाता है। अर्धमागधी कौशल के आसपास विकसित हुई। तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को अपभ्रष्ट या अपभ्रंश कहा जाता है। तो इसमें जो एक ऑप्शन है कि तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को अपभ्रष्ट या अपभ्रष्ट कहा जाता है। तो ये ऑप्शन है वो सत्य है। राजस्थानी जो भाषा इसका जो विकास है वो शौरसेनी अपभ्रंश हुआ। ये सत्य है कि जो राजस्थानी भाषा है इसका जो विकास है वो किससे हुआ? वो शौरसेनी अपभ्रंश है वो हुआ है। अर्धमागधी है, फिर है कि लंका में पाली को ही जो अर्धमागधी प्राकृत है वो कहा जाता है। ऑप्शन सत्य है। जो पूर्वी हिंदी है इसका जो विकास है वो मागधी से नहीं होगा, क्योंकि जो पूर्वी हिंदी है इसका जो विकास है वो किससे होता है? जो पूर्वी हिंदी है इसका जो विकास होता है वो होता है अर्धमागधी से। तो जो पूर्वी हिंदी है इसका जो विकास होता है वो किससे होता है? वो होता है अर्धमागधी से। और अर्धमागधी है वो कौशल के आसपास विकसित हुई है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है कि जो अर्धमागधी है उसका जो क्षेत्र है वो कौन सा? तो उसमें जो आती है वो आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जो पूर्वी हिंदी है वो आती है। तो ये जो स्टेटमेंट अब दोनों की दोनों गलत हैं, ए और सी हमारे। तो ये ऑप्शन है वो सत्य होगा। और गलत की हमको चर्चा करनी है इसमें, ये स्टेटमेंट में। अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही आम्र। ये कथन है वो किस कहानी से? जाहिर सी बात है ये जो कहानी है वो इतनी महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य की, तो आप इस स्टेटमेंट से ही समझ गए होंगे ये जो कहानी है वो किस कहानी से लिया गया है। तो इसमें यह क्या, जयशंकर प्रसाद उनकी आकाशदीप, कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया, ज्ञान रंजन की है पिता कहानी, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था कहानी। तो अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही आम। तो ये कहानी है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था। इसका प्रकाशन वर्ष 1915 में सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू और मैथिली शरण गुप्त से लेकर अपने कनिष्ठ कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु तक बाहर लेखक बंधुओं के संस्मरण को अज्ञे ने अपने किस संस्मरण है उसमें है वो संकलित किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये कि सरोजनी नायडू और मैथिली शरण गुप्त से लेकर, सरोजनी नायडू और मैथिली शरण गुप्त से लेकर अपने कनिष्ठ कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु तक 12 बंधुओं के संस्मरण को अज्ञे ने अपने किस संस्मरण में संकलित किया है? चेतना के बिंब, एक बूंद सहसा उछली। तो ये जो एक बूंद सहसा उछली और अरे आयावर रहेगा याद, ये जाहिर सी बात है संस्मरण नहीं है। एक बूंद सहसा उछली और अरे आयावर रहेगा याद, ये क्या है? ये है हमारे यात्रा वृत्तांत, ना कि संस्मरण।
तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन है, तो ये तो एलिमिनेट हमारे इस तरीके से भी हो सकते हैं कि सरोजनी नायडू और मैथिली शरण गुप्त से लेकर अपने कनिष्ठ कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु तो बाहर कितने, तो एक बूंद जो शेषा उछली अरे आयावर रहेगा याद। इसमें जो भारतीय और भारतीय उपमहाद्वीप है उनकी यात्रा स्थलों का वर्णन है, और एक बूंद स्थल है उसमें जो पश्चिमी देशों की यात्रा वर्णन उसका वर्णन है। तो जो संस्मरण है वो किस में आएंगे, तो जो संस्मरण का जो संबंध रहा है वो रहा स्मृति लेखा से। तो आज्ञा की संस्मरण की चर्चा वो किस में की जाती है, वो की है उन्होंने 12 जो लेखों की चर्चा वो की है स्मृति लेखा में। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में जनता के चित्त है, ये इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है। आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में जनता का चित्त है, जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि जनता की जो चित्तवृत्तियों का जो संचित प्रतिबिंब है उसी को साहित्य कहते हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार वो जनता की चित्तवृत्तियां उनका संबंध साहित्य से है। तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रस्तावना में ऐसे प्रयोग हैं वो लोक चिंताएं की है। ये जो कथन है वो किस इतिहासकार का, बड़ा ही महत्वपूर्ण जो कथन है वो बोला है कि आचार्य शुक्ल की जो प्रतिज्ञा है चिंता में वो क्या है, वो जनता का चित्त है। तथा अनिवार्य तथा लोक आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में ऐसे प्रयोग क्या लोक चिंता, ये कथन है वो किस इतिहासकार का है, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा और विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आचार्य शुक्ल की जो प्रतिज्ञा है उसमें जनता का चित्त है, तथा आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में ऐसे प्रयोग लोक चिंता का ये जो कथन है वो है आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी भाषा और साहित्य संवेदना का जो विकास है उसमें वो इसकी चर्चा है वो करती है। और दोनों जो आलोचक हैं उनके बीच में जो दृष्टियों का जो अंतर है उसकी चर्चा है वो इन पंक्तियों के माध्यम से करते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी कि आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में जनता का चित्त तथा आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में ऐसे प्रयोग है वो लोक चिंता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जो पाश्चात्य जो काव्य शास्त्री हैं उनको जन्म वर्ष के अनुसार है जो पहले से जो बात का जो क्रम है उसमें सजाना। तो निम्नलिखित जो काव्य शास्त्र है उनको पहले से बात के क्रम में लगाना है। लॉन्जेनाइस है वो अपने उदात्त का जो सिद्धांत है उसके लिए जाने जाते हैं। जॉन ड्राइडन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, सैमुअल जॉनसन है और बॉर्नस्लाउ क्रोचे। तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे पहले कौन आएंगे, तो लॉन्जेनाइस आएंगे, अपने उदात्त के सिद्धांत हैं उसके लिए ये जाने जाते हैं। तत्पश्चात हैं जॉन ड्राइडन है वो आएंगे, फिर आते हैं हमारे सैमुअल जॉनसन, फिर आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ये अपने काव्य भाषा और स्वच्छंदतावाद हैं उसके लिए प्रसिद्ध हैं, और अंत में आते हैं बेनेडिक्ट क्रोचे जो अपने अभिव्यंजनावाद। इससे पिछले प्रश्न में जो क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो भारतीय जो वक्रोक्ति का जो विलायती उत्थान है उसकी चर्चा वो करते हैं। तो क्रोचे का कौन सा है वो है अभिव्यंजनावाद। तो सबसे पहले लॉन्जेनाइस, ड्राइडन, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ और बेनेडिक्ट क्रोचे। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सत्य होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो किस अपभ्रंश है उससे हुआ है। तो आप लोग बताइए जो पूर्वी हिंदी है उसका जो विकास है वो किससे हुआ है। तो जो शौरसेनी अपभ्रंश है, शौरसेनी अपभ्रंश है इसका जो विकास है वो हुआ है पश्चिमी हिंदी से। महाराष्ट्री ये भी हमारी जो पश्चिमी जो शौरसेनी अपभ्रंश है उससे निकलेगी। तो जाहिर सी बात है जो पूर्वी हिंदी है इसका जो विकास है वो किससे हुआ है, तो पूर्वी हिंदी है इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है अर्ध मागधी से। और जो मागधी अपभ्रंश है इससे किसका विकास हुआ, वो हुआ है बिहारी हिंदी का। तो बी ऑप्शन है वो हमारा सत्य है। ये पत्र का है और उनका जो वो कौन संपादन है वो लगाना है। तो जाहिर सी बात है कि जो उद्दंड मारदंड है वो किसका है, तो उद्दंड मारदंड है वो है जुगल किशोर का। तो उद्दंड मारदंड है वो जुगल किशोर है उनका है। फिर हिंदी बंगवासी ये है रामकृष्ण वर्मा का है। तो हिंदी बंगवासी है वो है किसका है, रामकृष्ण वर्मा का। हिंदी बंगवासी है वो रामकृष्ण वर्मा का है। तत्पश्चात जो देश है वो राजा राम मोहन राय का है, और भारत जीवन है वो है योगेंद्र नाथ बसु का। ये इनके जो संपादक है उनका कार्य है। तो हिंदी जो बंगवासी है, तो हिंदी बंगवासी है इनका संबंध है वो है रामकृष्ण वर्मा से। उद्दंड मारदंड जुगल किशोर, देश है राम मोहन राय और भारत जीवन है योगेंद्र नाथ बसु। तो डी ऑप्शन वो हमारा सत्य होगा। अगला प्रश्न है, ये हमारा जो सेशन है उसका आज ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद कितने प्रश्न हो रहे हैं, ये सेकंड लास्ट है हमारा। निम्नलिखित में से जो कौन सा युग्म है वो सत्य है। हस्व स्वर है वो जाहिर सी बात है कि वो आ के अंतर्गत आता है। दीर्घ स्वर है इसके अंतर्गत तो आएगा नहीं, दीर्घ स्वर कब बनेगा ही इस तरीके से। दीर्घ स्वर बड़ा आ ये सत्य है। प्लुत स्वर है ये तो प्लुत स्वर होते ही नहीं है। हस्व स्वर ऊ भी सही है। तो इस तरीके से जो ए सी और जो ई ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो आज का जो सेशन है उसका हमारे अंतिम प्रश्न है,
फ्रॉइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस मंस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। तो फ्रॉइड है, जो सिगमंड फ्रॉइड है, वो अपने जो मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है, इसको हम इंग्लिश में जो साइको एनालिसिस कहते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। तो फ्रॉइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं इच्छाओं से होता है। ठीक है। एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की स्थिति प्रमुख है। कला और साहित्य पर फ्रॉइड के विचारों का सतही प्रभाव पड़ा। कला और साहित्य पर फ्रॉइड के विचारों का सतही प्रभाव पड़ा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कला जो मनोविश्लेषणवादी जो काव्य धारा जो गद्य खंड है वो भी जो है कला और साहित्य है उसमें नजर आती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही होगा। मनोविश्लेषण है वो केवल फ्रॉइड के सिद्धांतों तक सीमित है। गलत, कि जो मनोविश्लेषण है वो फ्रॉइड के सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत जुंग वगैरह इतने भी कई लोग हैं वो भी शामिल होते हैं। एडियल बस कॉम्प्लेक्स का जो संबंध है वो फ्रॉइड के जो सिद्धांत है उसमें महत्व नहीं है। तो इस तरीके से जो कौन सी जो मान्यताएं हैं वो हमको देखनी है कि सत्य है। तो फ्रॉइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की, तो इसमें जो ए और बी है वो हमारा क्या होगा, सत्य है वो होगा। तो इस तरीके से इसमें जो ए और बी है वो हमारा क्या होगा, वो सत्य होगा। और एडिपस कॉम्प्लेक्स है, इसका जो संबंध है वो फ्रॉइड के सिद्धांत में महत्व नहीं है। इसका जो संबंध है जो एडलर के जो सिद्धांत है उसमें इनका महत्व है, एडिपस कॉम्प्लेक्स। तो एडिपस कॉम्प्लेक्स अब किस में आएगा, वो आएगा एडलर में। तो इस तरीके से ए और बी हमारा सत्य होगा। तो आज हमारी जो हिंदी वैचारिक पृष्ठभूमि जो हिंदी विविध वाली जो कक्षा है वो समाप्त होती है। आज थोड़ी जो कक्षा है वो लंबी हो गई, क्योंकि प्रश्न भी है वो ज़्यादा थे, उसको कल के लिए रखना है वो उचित नहीं था। तो कल हम फिर मिलते हैं अपनी इसी टाइम पर। धन्यवाद।